morning. This is me, Dikshit sir from Birtha Ledpur. I am going to teach you mathematics. This is the fifth video for the area of the circles, and the question is 12. That is the 11th question is same as the 10th question which I am saying about the. आपको पता होगा कि एक वर्ग है और एक वृत्त है, दोनों की परिमाप बराबर है। तो परिमाप से हम लोग, परिमाप क्या होती है, वृत्त की परिमाप होती है 2πr और वर्ग की परिमाप होती है 4a। तो 4a से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल टू अगर 4 को नीचे लाएंगे तो 2πr/4, 2 से 2 कट जाएगा तो πr/2 इक्वल टू a की वैल्यू हो जाती है। तो a और r में संबंध आ गया। अब उसने क्या कहा कि आप ये बताइए कि वृत्त और वर्ग में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल का होता है a²। तो a² की जगह आपको क्या रखना है, πr/2 का होल स्क्वायर। तो π²r² 2 दूनी 4। तो आप इन दोनों में देख लीजिए वैल्यू रख करके आ पाएगी कि किस वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो उसको कह सकते हैं कि चूंकि आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² है और वर्ग का क्षेत्रफल में भी आपने a को हटा करके πr/2 का, तो उसमें भी πr आ गया दोनों में। और दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस वैल्यू को हम लोग सवाल के रूप में आराम से हटा सकते हैं, ज्ञान बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है। तो कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन आप दिमाग मांगना है। एक घड़ी की छोटी सुई तथा बड़ी सुई क्रमशः 8 और 12 सेंटीमीटर है। आइए बात करते हैं। दिया आपको ज्ञात है, दिया है, ये स्वयं लिखना है। अब अच्छा इसमें क्या करना है, ज्ञात कीजिए शब्द आता है, यहाँ दिया है लिखेंगे। तो जो दिया है नंबर 1 क्या है, घड़ी की बड़ी सुई बराबर 12 सेंटीमीटर, घड़ी की छोटी सुई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक। और 24 घंटे में चली गई दूरी, ये चीज ज्ञात करनी है। ये भी ज्ञात किया है, समय 24 घंटे या 2 दिन। एम आई राइट। अब आपको क्या करना है, ज्ञात करने के बाद आ जाएगा, फिर ज्ञात करना है तो 2 दिन या 24 घंटे में चली गई दूरियों का योग। जिस सवाल का प्रश्न का उत्तर होगा कि बड़ी सुई अलग चलेगी और छोटी सुई अलग चलेगी, ये बात आपको ज्ञात है। अब आ जाएगा हल। हल में हम सीधा आ जाते, तो दिया वगैरह आपको लिखा रहता, सीधा हमें हल लिखना होता। तो मैं आपको बताऊँ हल लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो हल में क्या आ जाएगा, घड़ी का अगर आप चीज बनाना चाहें तो घड़ी आप इस तरह से बना सकते हैं। घड़ी में एक बड़ी सुई होती है, एक आपको बताया अगर आपको सपोज 10 बजे है तो छोटी सुई यहाँ पे 10 होती है, यहाँ 10 कहलाता है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड पैरामीटर में जब भी घड़ी लगती है तो आपको क्या होता है, 9 लिखा रहता है, 12 यहाँ 3 होता है और यहाँ की वैल्यू आपका 6 होता है। आपको किसी चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक घड़ी में वैसे तो 22 से लेकर 12 तक के अंक होते हैं जो कि आपको ज्ञात है। लेकिन जब भी बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, घड़ी का मापक शो होना होता है, तो वहां पे क्या लिखा जाता है, 3, 6, 9 पॉइंट। अब आप सोचिए, अगर मैं मान लूं कि दोनों सी हमारी 12 बजे, दोनों सी कहां पे है, एक छोटी हमारी ये दिखाई दे रही और दूसरी जब ठीक 12 बजे, दोनों सी 12 बजे। एम आई राइट। तो आप देखिए कि कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 48 घंटे। 48 घंटे माने 2 दिन, 2 दिन अर्थात 48 घंटे। 2 दिन अर्थात 48 घंटे में कितना समय होगा, कैसे चले जाएंगे, आइए। तो मैं आपको बता दूं कि छोटी सुई, पहले बात करते हैं छोटी सुई। नंबर 1 आएगा छोटी सुई। छोटी सुई को कितने दिन, 2 दिन चलने में क्या होगा, छोटी सुई एक बार चक्कर लगाएगी तो 12 घंटा होगा। भाई कितने घंटे चल रहे हैं, 48 घंटे। कितने घंटे चल रहे हैं, 48। तो छोटी सुई द्वारा एक चक्कर लगाने, छोटी सुई द्वारा एक चक्कर लगाना बराबर 12 घंटे। अब कितना चक्कर लगाएगी आप बताइए। छोटी सुई ने 12 घंटे में एक चक्कर लगाया, कुल घंटे कितने चल रहे हैं, 48। तो 48 में आप 12 का भाग दे दीजिए तो कितने जाएगा, बरचों 48, 4 चक्कर लगाए, अर्थात 4 चक्कर छोटी सुई द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर कितने हो गए आपके, 4। मतलब हम 2πr का 4 बार करेंगे तो इसका उत्तर हमें निकल आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों के चक्करों को जोड़ लें। देखिए फिर समझ लीजिए, यहां से छोटी सी चल रही थी, आपको यहां से चली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार, 12 घंटा हो गया, मतलब आधा दिन हो गया। फिर दोबारा उसने चलना शुरू कर दिया, दोबारा 1 दिन हो गया, इसको कहा 2 चक्कर। इसके बाद तीसरा चक्कर चलेगी और 4 चक्कर। 4 चक्कर चलने में बढ़ चुके 48 घंटे हो गए। लेकिन बड़ी सुई क्या करेगी, 1 घंटा चलने पर, जब भी छोटी
बड़ी सुई अपना पूरा चक्कर लगाती है, आपने घड़ी में देखा होगा। एम आई राइट? पता है आपको? आपको पता है कि आपका 12 से है कि बहुत धीमी धीमी चलती है। यह जब बड़ी सुई जो है, मैं अभी छोटी सुई की बात कर रहा हूँ, याद है छोटी सुई की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ नोटिस करिएगा। तो छोटी सुई क्या करेगी? छोटी सुई को 1 घंटा जब चलेगी तो बड़ी सुई जब पूरा एक चक्कर लगा देगी तब छोटी सुई 1 घंटे चलती है, क्योंकि बड़ी सुई कहलाती है मिनट की और छोटी सुई कहलाती है आपकी काय की कहलाती है कि बड़ी तथा छोटी सुइयां क्रमशः 8 तथा 12 सेंटीमीटर हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी बात की जाती है, आपको पता है घड़ी में 3 सुइयां होती, एक सेकंड की कहलाती है, दूसरी मिनट की, तीसरी घंटे की। अगर इस बात की है एक शब्द के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी जो होती है वो घंटे की होती है और सबसे बड़ी अगर जो सुई होती है वो होती है सेकंड की। मैं आपको बता दूं, लेकिन उसको टीचर को यहाँ देना चाहिए थी। जब भी आप बोर्ड में सवाल देखेंगे तो बोर्ड में साफ लिखा होगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई या सेकंड की सुई क्यों लिखा जाए। लेकिन अगर किसी कारण बस सुइयां नहीं लिखी गई तो मैं आपको फिर बता दूं, जो सुइयां मानी जाती है वो सेकंड की सुई को नहीं माना जाता। एक घंटे की सुई मानी जाती है, एक मानी जाती है मिनट की। आपको बता कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है। एक सुई बहुत तेज जो चलती हुई दिखाई देती है उसे हम कहते हैं सेकंड की सुई कहते हैं, जो मुझे आराम से दिखाई देती है। अगर आपने घड़ी देखी होगी, नहीं देखी हुई तो दोबारा देखना। उससे बड़ी होती है घंटे की। 1 घंटा पार करने पर जो बड़ी सुई, अगर मान लो मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा के आती है उसे कहते हैं मिनट की सुई। और जो बहुत ही स्लोली, मतलब एक बार अगर आप बारीक से देखेंगे तो घंटे की सुई जो होगी आपकी मिनट की सुई होगी, उसको चलने में हल्का हल्का सा लगेगा कि हाँ ये चल रही है, लेकिन घंटे की सुई नहीं दिखाई देगी। ये बात आपको बताएं। अगर थोड़ी देर आप बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा अभी वो 1 पे थी, अब 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा। आपको लगेगा वो थोड़ी सी हर बार में सेकंड की सुई चलने पर हल्का सा मूवमेंट करती है, लेकिन आपको बताएंगे तो आप उस हिसाब से जब भी सवाल की बात की जाती है तो सेकंड की सुई को रिप्लेस करके केवल आपको घंटे और मिनट की सुई को मान के चलना। तो आपने क्या कहा, छोटी सुई द्वारा लगाए गए चक्कर कितने होंगे? क्योंकि आपको पता है छोटी सुई 1 घंटे 2 घंटे से लेकर के 12 घंटे चलेगी। तो 12 घंटे माने एक चक्कर, 12 दूनी 24, एक दिन, 12 तिये 36, 3 बच्चों 48, क्योंकि समय कितना सीमा है? समय सीमा 2 दिन या 48 घंटे, 4 बार चक्कर लगाई। अब आती बात, हम किसकी बात करते हैं? दूसरी का बात करते हैं घंटे के मिनट की। अब अगर आप बात करना तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर इसके द्वारा चला गया दूरी करा दी माने परिधि भी निकाल सकते हैं। परिधि इक्वल टू कहलाएगी 2 पाई r। अब आपको पता है 2 पाई का वैल्यू इन्होंने बाई के साथ रखने के लिए कहा है। r इसकी जो थी छोटी वाली सुई की वो कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। तो इसमें सारा एक घड़ी की छोटी सुई कम से 8 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। इसका तात्पर्य क्या है? उसकी त्रिज्या, क्योंकि यह केंद्र से लगी होती, तो केंद्र से बाहर तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसके लिए आएगा r। चूंकि अगर आप चाहें तो इसको मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग क्या इस वैल्यू को पहले मैं कैलकुलेटर यूज जरूर करूंगा। 2 × 22 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50.28। 50.28 आपको समझ में आ गया होगा? सेंटीमीटर क्या आ गया? फिर दोबारा देख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 22 और 8 और डिवाइड बाई आपका 7, दिस इज इक्वल टू 50.28। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। एक पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। क्या आ चुका है कि एक छोटी उसके एक बात और, सॉरी यहाँ पे 4 चक्कर की बात नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 4 चक्कर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लें। ये एक चक्कर है, यहाँ पे आपने कितने चक्कर लगाए? 4 चक्कर लगाए। परिधि आई आपकी, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आपको एक बार को 50.28 था, सॉरी 50.28 था 4 चक्कर लगाने में, क्योंकि 4 चक्कर लगाने में कितना आएगा? तो 4 चक्कर लगाने में कितना आ जाएगा आपका? 50.28 मल्टीप्लाई बाई 4, जैसे आपका सीधा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 201.14 सेंटीमीटर। तो ये आपके द्वारा एक पहला क्वेश्चन का हल आ गया है, जिसमें आपका क्या हुआ है कि आपने एक आंसर निकाल लिया है जो आपको देखिए। अब क्या आएगा आपका? अब आएगा मिनट की सुई। मिनट की सुई द्वारा चली गई
दूरी, तो दूरी के बारे में बात करेंगे तो दूरी के लिए इसके होगा, इसका भी होगा माय डियर स्टूडेंट 2πr। 2πr कितना होगा 2 गुणे 22/7, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। अगर इसी में कहा जाए कि कितने बार चलेगी तो माय डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं 48 बार चलेगी। क्यों चलेगी आपको? क्योंकि 1 घंटे चलने में इसको एक बार चक्कर लगाना पड़ता है। घंटे चलने हैं 48, एक बार चलने में इसको एक बार पूरा राउंड लेने पर कितना लगाना पड़ेगा? 1 चक्कर। तो 48 बार चलने पर कितना लगाना पड़ेगा? 48। अब आप इनका वही कैलकुलेटर से नहीं, मैं आपसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि हमें सवाल को करना पड़ता है, इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करके फास्ट रूप से आपको करके बता सकते हैं। और आप चूँकि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इसको कर सकते हैं, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3620.5 ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो दोबारा चेक कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 7, तो ये यहाँ पे आ गया। ये वैल्यू आपकी आ गई, इसके द्वारा चला गया 56। किसके द्वारा? बड़ी घड़ी, मिनट की घड़ी की जो बड़ी सुई है उसके द्वारा 48 चक्कर लगाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है 1 चक्कर लगाने में 1 घंटे चलेगी, तो 48 घंटे चलने के लिए 48। छोटी लगाएगी 4 चक्कर, तो छोटी का क्षेत्रफल कितना आया था? परिधि। परिधि माने चली गई दूरी, एक स्थान से उसी स्थान पर चली गई दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं। कुल परिधि क्या कहलाएगी? तो कुल परिधि के लिए आप क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे, तो कुल परिधि चली गई दूरी आपकी कहलाएगी। उसमें आपको क्या करना है? 201.14 जो जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3821.71 ये आ जाएगा सेंटीमीटर। कुल चली गई दूरी जो है, मैंने कैलकुलेटर यूज इसलिए किया क्योंकि इस सवाल को कुछ ऐसा सेट नहीं किया गया था ताकि यह विभाजित हो जाए, तो बड़ी आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं, जैसा कि आपको बता रखा है। ठीक, ओके। देखिए, ये जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, 2 समांतर रेखाएं वृत्त को, सवाल को जब भी समझा जाता है एक एक शब्द से। आप अगर एक एक शब्द में नजर रखेंगे तो सवाल आसान होगा, पूरे सवाल को समझेंगे तो कठिन हो जाता है। आइए एक एक शब्द पे आइए। 2 समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करते हैं। देखिए, दिया वगैरह तो आप लिख लेंगे, ये वृत्त है। वृत्त को चला मैं थोड़ा सा चाहता हूँ वृत्त को एक कोने में ले जाए ताकि जगह पर्याप्त मिल सके। ये वृत्त हो गया। वृत्त को 2 समांतर रेखाएं, देखिए यहाँ से हो गई और ए यहाँ से हो गई। 2 समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः A और B पर, एक रेखा A पर होगी, दूसरी रेखा B पर। समांतर रेखा क्या कहलाती है माय डियर स्टूडेंट? अगर समांतर रेखा नहीं होती तो ये वृत्त यहाँ पे दूसरी रेखा कहीं भी टच कर सकती है। अगर एक रेखा यहाँ करेगी तो उसके बीच की दूरी होगी तो दूसरा दूसरी साइड करेगी। अगर हम इस वृत्त को इस तरह से रखेंगे, अगर एक रेखा ऐसे जाएगी तो दूसरी रेखा आपकी ऐसे जाएगी। अगर हम वृत्त के बारे में करेंगे, एक रेखा ऐसे जाएगी तो दूसरी रेखा आपकी ऐसे जाएगी। मतलब दोनों रेखाएं बिल्कुल दोनों हिस्से को टच करती जाएगी, जिसे हम कहते हैं समांतर रेखा। जैसे मैंने आपको बता दिया, तो कोई भी चित्र बना सकते हैं, आपका वो वही लागू होगा। तो 2 समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करती हैं। ऊपर वाला बिंदु A है, नीचे वाला बिंदु A है, और बीच में आपका सेम होता K होता। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 25πr। तो दिया में आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? अगर दिया है तो दिया अगर आपको लिखा जाता तो दिया है लिखेंगे, हमने आपको बताया था क्या लिखेंगे? A लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको 4 बार लिखा जाता है, याद है? मैंने सूत्र, दूसरा पहला नाम, दूसरा सूत्र होता πr², तीसरी वैल्यू होगी पाई 25π, और चौथा होता वर्ग, इकाई जिसे कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह 4 बार लिखते हैं, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4। आंसर लेते हैं, यहाँ से लेना शुरू कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। बड़ी बात ध्यान रखना, बीच वाले हिस्से को हम लेते हैं जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इस चीज को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअल क्या है? ए से उसने क्या लिया? वृत्त का क्षेत्रफल, तब ए बी की लंबाई, ए से लेकर के बी तक की जो लंबाई आएगी माय डियर स्टूडेंट, वो कहां से गुजरेगी? केंद्र से। कहां से गुजरेगी? केंद्र से। ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर हो, केंद्र से गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि व्यास बताइए, सवाल को घुमा दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बच्चा पहले तो समांतर रेखा ही नहीं खींच पाए कि भाई समांतर रेखा खींचेगी कैसे, अगर खींच भी लेगा तो ए से बी तक की कंफ्यूज रहेगा, वो निकालना क्या है? तो यहाँ क्या निकालना है? आपको निकालना है व्यास। व्यास बराबर डी, और डी बराबर होता है 2r बराबर आप प्रश्नवाचक। जिस चीज को निकालना है उस चीज के लिए आप प्रश्नवाचक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2r की वैल्यू निकालना, डी और डी बराबर 2r। आप देखिए यहाँ पे केवल r छुपा है, पाई की मान तो आपको पता है 22/7 होता है, पर पाई से पाई कट सकता है,
यहाँ आर की वैल्यू छुपी है। जब किसी भी एक सिस्टम में एक वैल्यू अज्ञात रहती तो वो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। जब कोई दो वैल्यू अज्ञात हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रकार से दो समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा, तो हम अगर इसको ले लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 25 पाई से पाई विभाजित हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 25, आर वर्ग को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यहाँ पे 25 में किसका गुणा है, आपका 5 का गुणा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। एम आई राइट? तो यहाँ पे आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब आपको चाहिए क्या था, पहले बता चुका हूं, व्यास बराबर डी होता, डी क्या होता, त्रिज्या का दुगुना, तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यही आपको आंसर चाहिए था। आप लिखेंगे कैसे, तथा तब AB की लंबाई, या AB के बाद क्वेश्चन ले सकते व्यास, AB क्या है, व्यास, तो व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। आप नोटेड डाउन कर लीजिए, सिंपल सवाल था, आसानी के साथ हो गया। थैंक यू। Hello my dear students, this is the 14th question and this is the last question from this exercise, and this exercise is 12.1. I am not mentioned it, so I am, please pay attention. 12.1 I am going to just finish it, and the last exercise question where एक तार जब वर्ग के आकार का मोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता तथा इसी तार को वृत्त में मोड़ा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या दिया वगैरह आपको बताया, दिया है, क्या लिखेंगे, आंतरिक क्षेत्रफल दिया जाता है, तार का आंतरिक क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, और अब आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक तार है, हल में आ जाएंगे, मैं हल को बारीक से समझाना चाहूंगा। एक तार है, तार, एम आई राइट? इस तार को लेकर के आपने मोड़, देखिए मैंने डॉट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तार को मैंने मोड़, समझ बात, इस तार को मिलाया, ऐसा लाया, ऐसा किया, ऐसा किया, और बना करके हमने ABCD का हमने क्या बना दिया, आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बना दिया हमने, वर्गाकार, वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का, इस पूरे शब्द को कहते हैं वर्गाकार, वर्ग के आकार का माने वर्गाकार। इस वर्गाकार का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल माने क्या रहता है, किसी वस्तु द्वारा घेरी गई है। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है वर्गाकार का, 4 बार लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या है, काय का लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार माने वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर, माने भुजा की दो बातें हैं, भुजा भुजा को इसमें a से शुरू करते हैं, a स्क्वायर बराबर कितना है 121 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होता है, क्योंकि इसकी जो इकाई है वर्ग कहलाती है, वर्ग सेंटीमीटर। हमें वैल्यू निकालनी है a की, a यहाँ पे हमने कहा दोनों वैल्यू लेंगे तो a बराबर वर्गमूल में जाएंगे तो 820, याद है क्या, a स्क्वायर बराबर 121, दो को साइड में जाएंगे तो क्या बन जाएगा 20, a बराबर क्या आ जाएगा 11 गुणे 11, मान निकाला है तो a बराबर क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। देखिए ये बात यहाँ पे आ गई, a बराबर क्या आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया, जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। आप फिर देख रहे हैं क्या आ गया, मतलब इससे क्या पता चल गया कि एक भुजा आपकी कितनी है 11 सेंटीमीटर, मतलब इस ये भी 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर। अब चूंकि तार की लंबाई याद करनी, तभी वही तार, वैसी तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ना है, तो तार की लंबाई आई, अतः तार की लंबाई कैसे निकलेगी, अतः तार की लंबाई बराबर परिधि या परिमाप कहलाता है, परिमाप या परिमिति, और परिमिति क्या होती है 4 गुणे a माने होती है उस तार की एक भुजा, 4 गुणे a कितना था बेटा 11, 11 जो 44 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को, क्या समझ में आ गया होगा स्टूडेंट को, एक तार लंबा था मेरे पास, इस तार को मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ के यहाँ घुमा दिया, तो मैंने घूम करके इसको वर्गाकार बनाया। इस वर्गाकार द्वारा बनी हुई तार की जो क्षेत्रफल था वो 121 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 121, वर्ग को जब दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो कहलाता है वर्गमूल, वर्गमूल में पहुंच जाता है। यहाँ किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होगा तो बाहर निकल आएगी, यहाँ पे 11 सेंटीमीटर बाहर निकल आए, मान एक भुजा का क्षेत्रफल भुजा आ गई, ये भी 11 सेंटीमीटर आ गई, दूसरी 11 आ गई, तीसरी 11 आ गई, 11 जो कितने कहला 44, इसको कह सकते हैं परिमाप या परिमिति। परिमाप माने परिमाण 4 की माप कितनी आ गई। अब जो तार पता चल गया ए से लेकर के बी तक के जो तार लंबा है, इस लंबाई तार का जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर, जो तो क्षेत्रफल था
ये जो 121 निकला था वो क्षेत्रफल था, ये आपकी परिणाम आ गई। अब इसी तार को लेकर के हमने क्या किया, तार हमारा कितना सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर तार को यहां से गोल घुमाते हुए हमने एक वृत्त बना दिया। देखिए फिर समझ लीजिए, अब वो 44 सेंटीमीटर जो तार था वो इसकी क्या बन गई, परिधि। परिधि माने चारों, यहां से मैंने घुमाया और यहां तक मैं ले आया, माने इसकी परिधि कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर। जो अभी उसके चारों, अभी ये तार का चारों जो परिमिति थी, परिमिति और परिधि एक ही कहलाती। बाहरी क्षेत्रफल को तार था, तार से आपने वर्ग बना लिया, तार से आपने वृत्त बना लिया। उसने क्या किया, यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहां पर इसको मैं मोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा, परिधि बन गई। परिधि माने 2 पाई r, 2 पाई r, इसको आप चाहें तो पहले नाम भी लिख सकते हैं, परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। मैंने कहा किसी चीज को 1 2 3 4 यहां से आप निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, रखिए 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। r की वैल्यू निकाल ली, r के साथ 7 का भाग है तो काय में जाएगा, वो गुणा में चला जाएगा। आपको पता 2 22 का गुणा है वो भाग में चला जाएगा। 22 दूनी 44 इधर 44, r बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए आगे ना, देखिए यहाँ पे आ चुकी थी, एक की भुजा आ गई थी 11 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा कितनी आ गई थी 11, यहाँ पे आ गई त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे कितनी कहलाई 7 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका आएगा, इसको दो बार लिखा जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। नाम और सूत्र होता है पाई r। निकालना, पाई माने 22/7, r माने 7 की 2 घात, 7 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो चुका है। अब 7 का 2 बार गुणा कर लीजिए, हल कर दीजिए, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 के ऊपर 2 घात, ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 1 15, क्षेत्रफल r² था, क्या जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आपका उत्तर आ जाएगा। अतः के बाद क्या लिखेंगे, तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। किसी सवाल के बाद उसके सूत्र को लिखना मत भूलिए, जैसा क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है उत्तर प्लीज वैसे ही दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट, इस प्रश्नावली को समाप्त कर चुका हूँ, दूसरे प्रश्नावली का सूत्र बताएंगे आपको इसी वीडियो में यहीं पर। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें। अभी आप जो लोग प्रश्नावली पढ़ रहे थे, अब वो अगली प्रश्नावली की ओर हम लोग जा रहे हैं। और इस अगली प्रश्नावली में अभी हम लोग पूरे वृत्त के बारे में, ये वृत्त था हमारा, वृत्त में हमने कहा था कि इस वृत्त ने इस पूरे हमारे बोर्ड पर एक जगह घेर ली है। इसको किसी भी आकृति द्वारा, नोटिस करिए, किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई जगह या सतह को कहते हैं क्षेत्रफल। उसने जगह क्या है, अगर मैं कहूँ तो मैंने डस्टर को उठा करके आयताकार मैंने इसको रख दिया। अब यहाँ पर इस सतह से आप स्पर्श की हुई कोई वस्तु नहीं रख सकते, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, क्षेत्रफल। लेकिन अगर किसी भी हम आकृति के चारों ओर अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो इसके द्वारा चली गई दूरी जो कहलाती है उसे हम कहते हैं परिमाप या परिमिति। परिमाण मतलब चारों ओर की माप, दूरी। लेकिन अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो ये परिधि कहलाता है। तो हमने आपको बताया था, तो इसके हमने दो चीज की प्रतिपाद किया था। दो चीज का प्रतिपाद कैसे किया था, नंबर 1 तो निकाला था हमने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माने किसी भी वस्तु द्वारा घेरी जगह। इसका सूत्र में बताया था पाई r² वर्ग इकाई। इकाई का क्या मतलब है, इकाई की इकाइयां जो होती हैं वो होती मिली सेंटीमीटर से लेकर औसतन किलोमीटर, उसके बाद काफी दूरियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन जो हम नापन में करते हैं मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, या किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर। बड़े से छोटे में इस तरह से होता है, छोटे से बड़े में ऐसा होता है, जैसा भी आप चाहें समझ सकते। लेकिन आपने दूसरी चीज पढ़ी थी, परिधि। परिधि एक्चुअली क्या है, परिधि को परिमाप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी भुजा नहीं होती, जैसे कि आपको पता है ये पूरा वृत्ताकार है, माने बिना भुजा के गोलाई ली हुई है, इसलिए शब्द बनाया गया इसके लिए परिधि। इसका होता है 2 पाई r। इसमें चूंकि एक बार गुणा हुआ, इसमें दो बार इकाई में गुणा हुआ, इसलिए इसको कहा गया वर्ग। लेकिन इसमें चूंकि एक ही इकाई का गुणा हुआ गया तो इसको सिर्फ इकाई कहा गया। अब बात आती है, आपको पता है एक केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ ज्यामिति की ओर चलते हैं, ज्यामिति की ओर बात करेंगे तो आपको पता है कोण पता होगा। तो आपने पता होगा कि कोण में हमने चांदा देखा है, चांदा कुछ ऐसा है, ठीक। चांदा के एक साइड से कुछ ऐसी नंबरिंग लिखी रहती है, बीच में 90 लिखा रहता है,
यहाँ 0 आता है, यहाँ 180 आता है। यहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो दोबारा से 0 से लेकर के ऐसा उल्टा भी 180 आता है। तो एक बार चांदार को आधा सर्कल कंप्लीट करने में 180 अंश लगता है। अगर दूसरे चांदे को ला करके नीचे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी 180 चलेगा, 0 से लेकर 180 यहाँ से चलेगा। तो दोनों चांदों को अगर यहाँ से लेकर के 180 और यहाँ से वापसी आकर के 180 तो 18 दूनी कितना कहलाएगा 360। माने एक बिंदु पर हम कहते हैं कि अगर एक बिंदु हमारा था तो एक बिंदु पे यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ के बाद वापसी उसी जगह पर आने पर कुल दूरी चलेगी, दूरी कहलाती 360। आपने चांदा देखा है, मुझे पता है, और चांदे में आपने देखी है 0 से लेकर के आपको 180 तक जाता है। 2000 से जाता है। अगर इस साइड देखें तो एक लाइन ऐसी चलती है, दूसरी लाइन पर इस तरह से आती है, ताकि आप किसी साइड से, मान लो आपको उस साइड से नापना है तो चांदी को उल्टा थोड़ी करेंगे ना, तो उसके लिए आपको दोनों साइड से लाइनें चलती हैं। 0 से 180 इस साइड से भी जाती है और दूसरे साइड से 0 से 180 तक आ जाती है। आप लोगों को जैसे पता है बात है तो उसको दिया जा सकता है। तो आपने जैसे मैं आपको बता दूं कि चांदा आपने देखा होगा, देखिए ये चांदा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है। तो 90 से लेकर के 2 लाइन है, ऊपर वाली लाइन में 0 से लेकर 180 है, दूसरी लाइन में 0 से लेकर के 180 है। तो 18 गुनी 36 माने एक ही चांदे पर दिखाई देता है, दोनों प्रकार की लाइनें दिखाई देती है। अब इसी लाइन को अगर आप चलना चाहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको आराम से 180 जान सकते हैं। अब बात आती है कि एक बिंदु पर चली गई दूरी कितनी कहलाई, 360 जी आपको निकाल के आ गया। अब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आप क्या ज्ञात कर पाएंगे वो मैं बताऊं। अब आता है त्रिज्यखंड। एक शब्द आता है त्रिज्यखंड, आकर होता क्या? बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर शब्द क्या है। हम लोग पढ़ा देते हैं यहाँ से रेखा खींची, बस उस वाला हिस्सा त्रिज्यखंड जाता है। नहीं माय डियर, आखिर त्रिज्यखंड क्या है आइए मैं आपको। इस केंद्र से मैं एक रेखा खींचता हूं, खींच दी रेखा, इस केंद्र से रेखा खींच दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी खंड नहीं बना। अब एक रेखा मैंने यहां खींची, देखना ध्यान रखना, मैंने केंद्र से लेकर के 2 त्रिज्या खींची जो कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा। अब मैं क्या करूं, ऐसा समझ लो, आपने वाटरमेलन समझा होगा, वाटरमेलन जानते हैं ना, तरबूज पापा जी लाए होंगे कभी तरबूज, तो तरबूज में कहा होगा नहीं पापा जी मुझे चाहिए, तो पिताजी ने क्या किया होगा, चाकू डाल के उसको केंद्र से काट के फांक निकाल दिया, बस यहाँ वही चीज निकाल दी। देखिए 1 2 3 फादर जैसा काम कर रहा हूँ, इसको मैंने चूंकि निकाले तो थोड़ा दूरी से मिल गया, ऐसा समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई बताइए। पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, सबके पल्ले पड़ गया। मैंने यहाँ चक्कू डाल करके और इसको खंड को निकाल के बाहर कर लिया। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, इसको कहेंगे सत्य त्रिज्या, ये त्रिज्या, एम आई राइट, ये भी त्रिज्या। इन त्रिज्या, 2 त्रिज्या द्वारा, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं के द्वारा मैंने एक खंड निकाल के बाहर कर लिया। इस जो निकले हुए खंड है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्याएं होती हैं, दोनों त्रिज्याओं द्वारा किसी भी वृत्त में से 2 त्रिज्याओं के द्वारा काट करके जो खंड माने भाग, खंड मीन्स क्या होता है, ये सब होता है खंड, खंड का मतलब होता है भाग। त्रिज्या आप जानते हैं, त्रिज्या आपको ज्ञात है, त्रिज्या द्वारा निकाला, त्रिज्या द्वारा खींच करके वृत्त से निकाला गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिधि, परिमाप आदि निकालने वाले सूत्र को हम लोग कहते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है पहली चीज। तो त्रिज्यखंड शब्द समझ गए। अब दूसरी चीज क्या कहलाती है, सब त्रिज्यखंड तो हमें आ गया, लेकिन सब वृत्तखंड क्या कहलाता है, माय डियर स्टूडेंट, त्रिज्या द्वारा काटा हुआ खंड त्रिज्यखंड है, एम आई राइट। अब त्रिज्यखंड के इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो आपको दिखाई दे, जे हिस्सा हम काट देते, जे इसको कहते हैं लोग वृत्तखंड। जे हिस्सा हट गया और जे हिस्सा कट करके नीचे आ गया, थोड़ा चाहे इसी से मिला के ताकि दिखे, इसी से काटा हुआ हिस्सा है, देखिए जे निकाल, जे आपका निकाला है, इसको कहते हैं लोग वृत्तखंड। अब आप समझ में आ गया होगा, त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। और किसी भी एक जीवा है, ये जीवा हम मान सकते हैं, जीवा क्योंकि वृत्त के अंदर जो होती है उसे जीवा द्वारा काटा गया खंड कहलाता है, उससे हम क्या कहते हैं माय डियर, इसको हम जीवा को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसको वृत्तखंड कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आप दोनों चीज समझ गए हैं। आइए इसके क्षेत्रफल की बात,
आपको पता है एक बिंदु पर बने कोणों का योग होता है 360। इसको चुकी निकालते हैं, अगर आपको चुकी इसका अपना एक कोण होगा 30 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है। भाई इसको टुकड़े में बात करें तो अगर हम कहते हैं भाई ये चौथाई है, एक चौथाई आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे कोण की माप दी जाती है। त्रिज्यखंड जो कटता है वो कोण की माप से कटता है। एम आई राइट? अब ये कितना काटा गया, मान लो इसके हम टुकड़े करें तो 10 टुकड़े थे, 10 में से एक टुकड़ा निकाल लीजिए तो 1/10 कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो किसकी बात आ जाती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है आपको बता दें, त्रिज्यखंड का θ/360। क्योंकि आपको पता है कुल एक बिंदु पर बने कोणों का योग होता है 360। 360 में से 60 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 100 अंश, 120 अंश, किसी ना किसी अंश का जो होगा वह आपने कहा θ/360। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और इसको कहते हैं वर्ग इकाई। आप समझ लीजिए, आपने किसी ना किसी उसका कोण का अपना त्रिज्या का खंड काटा, इसे आप त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो θ/360 πr²। और परिधि की बात करते हैं, त्रिज्यखंड की परिधि की हम बात करते हैं तो परिधि के लिए भी सूत्र वही होता है, इसे कहते हैं θ/360 × 2πr। आप ये देखिए 2πr तो थी पूरी, लेकिन ये 2πr पूरी तो नहीं है, इसको कहेंगे आर, एल भी कह सकते हैं, एल भी कहते हैं लंबाई, तो इसको लेंथ भी कहते हैं, इसको कहते हैं आर। क्षेत्रफल कहलाता आर है। अगर आपको बात भी कहें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात कहा जाए तो बात समझ लीजिए, अगर दिया हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, परिधि, एक सूत्र और आता है परिधि गुणे 4। ये बात जान लीजिए, ये भी सूत्र होता है। क्या समझे, कभी बार सूत्र मिलेगा आपको पता करना पड़ेगा। अगर कहीं त्रिज्या, उसने कहा कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसका चाप 5 सेंटीमीटर, चाप समझ गए, इस चीज को गोलाई नहीं हुआ जो हिस्सा होता है इसको चाप कहते हैं। चाप 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो होता है त्रिज्या गुणे चाप 10 गुणे 50, 5 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो ये सूत्र भी होता है, इसको कहते हैं परिधि आर और चाप आपका कहलाता है एल। इसको एल माने चाप, ये चाप है, इस शब्द को हम लोग चाप कहते हैं, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एक सूत्र और होता है वो क्षेत्रफल का। अगर मान लो किसी सवाल में नोटिस करिए, किसी सवाल में अगर मान लो ये पता नहीं होता है कि आपका कितने अंश का कोण बन रहा है, लेकिन वह परिधि और आपको त्रिज्यखंड की लंबाई, जो त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड है उसकी लंबाई दी गई हो, तो उन दोनों का गुणान द्वार गुणन होना चाहिए, आपको पता, तो दोनों का गुणान आपका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये 3 सूत्र हैं, जिन्हें आप तुरंत नोटेड डाउन कर लें और फिर हम चलते हैं वृत्तखंड की। तो जैसे मैंने बताई परिधि कहलाती है। इस परिधि को हम लोग दूसरे शब्दों में यहाँ मिलते हैं एल भी कहते हैं, इसको हम परिधि कहते हैं, और परिधि को बराबर हम कहते हैं एल। इसको परिधि को इसको क्या है, अगर जो हम त्रिज्यखंड के रूप में हमारी चीज निकल के आ गई मान लो, तो इसको कहलाते हैं हमारा एल। परिधि जो कहलाती है वो एल कहलाती है। आपने कहा जी आर है, जी भी आर, सबको पता है माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ देम नो इट वेरी वेल दैट दिस वन इज एल। माने लेंथ एल क्या है, तो एल क्या है आपकी परिधि, माने त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई, त्रिज्यखंड में काटी गई परिधि उसकी लंबाई एल है, एल पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज होता है माय डियर स्टूडेंट, मैं भूल गया था, परिधि मतलब a/2 परिधि गुणे चाप, तो यहाँ पर होगा a/2 आर है, तो सूत्र क्या हो जाएगा a/2 आर एल, ये सूत्र होता है। एक बात नोटिस कर लीजिए, यहाँ सूत्र जो होता है a/2 आर एल होता है। a/2 आप नोटिस कर लीजिए, ये क्या होता है क्षेत्रफल। ये क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे परिधि दे रखी है, परिधि का जो चाप दे रखा है, परिधि का कटा, परिधि कहलाती पूरी, लेकिन उस परिधि से जब भी कोई हिस्सा काटते तो वो कहलाता चाप। चाप को हम लोग कैसे शो करते हैं, एल से। चाप को कैसे शो करते हैं, एल से, एल गुणे आर, मतलब a/2 क्या होता है एल गुणे आर, लेकिन इसमें होता है a/2 एल गुणे आर और वर्ग इकाई। जिस सूत्र थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिएगा ताकि कहीं गलती ना हो सके। थैंक यू, राइट। देखिए जैसे बातचीत हो गई थी, मैंने आपको बता भी दिया था किसी वृत्त के लिए, और वृत्त के लिए मैं बता दूं थीटा एक्चुअल है क्या, तो थीटा मैं बताना चाहता हूँ। थीटा आपका कोण दिया रहता है, थीटा एक्चुअल क्या है उसी में सवाल में कोण दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर वह 60 अंश का कोण बनाती है, तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, आइए कैसे करते हैं। वृत्तखंड का आप लोग बहुत अच्छी तरह जानेंगे, डेरिवेशन करके मैं सूत्र प्रतिपादन करने की कोशिश करूंगा।
तो मैं आपको एक बार निकालना चाहता हूँ। पहले तो मैं वृत्त बना दूँ, ये वृत्त हो गया, दोबारा से ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को सावधान से आ जाए, रिकंस्ट्रक्टेड नहीं हो पाता है। हमने यहाँ से केंद्र से त्रिज्या डाली, डालने के बाद हमने इस 30 को टुकड़ा निकाल के अलग कर दिया। जब टुकड़ा निकालेंगे तो ऐसा निकल जाएगा, आपको ज्ञात होगा, थोड़ा बाहर निकाल कर। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा काटा गया त्रिज्यखंड कहलाता है। लेकिन जब जीवा खींचते हैं, जीवा द्वारा काटा गया खंड कहलाता है हमारा क्या, वृत्तखंड। इसको कुछ ऐसा आ जाएगा, अगर आप काटेंगे इसको रस्ते में काट देंगे। मैंने यहाँ से काट के इसको अलग कर दिया, यहाँ मिला नहीं, ये नोटिस कर लें, यहाँ ओके, यहाँ से यहाँ हो गया। जीवा हिस्सा हमारा कहलाता है त्रिज्या। ये सब लोग जान रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात समझ, हमारे त्रिज्यखंड का वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। वृत्तखंड का पहले तो आप जान लीजिए, पूरा ये क्या था, त्रिज्यखंड, एम आई राइट, ये क्या था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज हटा दो बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दो। त्रिज्यखंड माने पूरा है, पूरे के में से अगर हम इस वाले हिस्से को हटा दें, हमारा बात तो निकल जाए। हमने ये निकाला 30, यहाँ देख लीजिए ये 30 निकल के आ गया, आपको बोर्ड पर दिखा दिया। ये क्या है, त्रिज्यखंड, त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता। और त्रिज्यखंड में से एक त्रिभुज ये निकल गया, ये कौन मान लो थीटा था, ये थीटा था, तो एक आधा हिस्सा कहेगा θ/2, ये वाला हिस्सा कहेगा θ/2, इसको हम कहेंगे r, आपको पता है। इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम a मान, इसको पूरी हिस्सा को a मान, इसको मान लें हम लोग b, ये जो भुजा दिखाई दे रही है b, जी यहाँ से यहाँ तक भुजा b है, कौन होगा आपका थीटा का आधा माने θ/2। फिर समझ, हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिया जाए तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाए। इसमें कैसे निकलेगा, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है, ज्ञात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, याद है सबको, 1/2 लंब गुणे आधार, आपको ज्ञात है। यहाँ पे कितने हैं, 1 और 1, 2 वृत्त है, 2 त्रिज्या, 2 त्रिभुज है, तो 2 गुणे 1/2, एक त्रिभुज में चूंकि 90 अंश का कोण यहाँ बना रहता है, तो ये भुजा ए है और ये भुजा बी है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको क्या करता हूँ, दोबारा से फिर बहुत अच्छी तरह से इस त्रिभुज को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर समझें। और ये आपका वृत्तखंड है जो कि दिखाई दे रहा है। अगर ये पूरा कोण हमारा थीटा था तो यहाँ से हम लंब डालेंगे या समद्विभाजन करेंगे, लंब डाल करके इसको बराबर हिस्से में बांट करेंगे। ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी तो इसको कहा जाएगा ए आपकी त्रिज्या r है, यहाँ भी त्रिज्या r है, इस भुजा को हम लोग या इसको मान लें b और h, माने इसको कहा जाता है लंब गुणे आधार, तो लंब माने l और आधार कहा जाता b। अगर इसको हम लोग कंफ्यूजन के लिए आधार को हम लोग मान लें, अगर b मान लें, यहाँ भी छोटी सी b मान लें और यहाँ पे मान लें हम लोग l, आराम से हम l और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू जैसे 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज वाला एक, यहाँ दोनों त्रिभुजों का जबकि हम इसको समद्विभाजन करेंगे, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं इसको कैसे ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इसका कोण है, मैं इसका समद्विभाजन कर रहा हूँ, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, क्योंकि ये भुजा भी r है और ये कहलाता समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होता है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की किसी भी एक कोण से डाला गया लंब दूसरी रेखा को समद्विभाजन करता है, समान 2 भागों में विभाजित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन को समझना चाहे समझ लें या सीधा सूत्र को समझ लें, लेकिन आपको टेंशन नहीं करने का। अब इसको हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, एम आई राइट। आपका कोण ये कितना हो गया, θ/2, एम आई राइट, कोई समस्या। ये पूरा कोण कितना था, थीटा, आधा हो गया θ/2। अब हमें r दिया है, एक बार b और एक बार l निकालेंगे। आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, b भुजा को निकालना है, इसके सामने की भुजा कौन सी कहलाती है, लंब। ये लंब हो, ये कर्ण, लंब कर्ण में क्या अनुपात होता है, 60।
बस यहाँ पे साइन थीटा बटे 2 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है माय डियर स्टूडेंट, फिर समझिए, हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं हमें पता नहीं है, ना जे भुजा पति है ना जे भुजा पता है, लेकिन इन दोनों भुजाओं का नाम पता है। ये दोनों भुजाएं क्या है, आर माने त्रिज्याएं। हमें इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है। अगर कोई भी एक भुजा और एक कोण ज्ञात हो, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा और एक कोण ज्ञात हो, तो उस दौरान पे पाइथागोरस से अन्य भुजाएं और अन्य कोण ज्ञात कर सकते हैं, या त्रिकोणमिति से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारी ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि किसी भी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये भुजा हमारी एल है, इसको मैंने बी माना, बी माने बेस, एल माने लंब। आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार। हमने खड़ा होगा, मैंने कहा ये भी एक पाई और ये भी क्या है, पाई/2, पूरा कोण है पाई। अगर पूरा कोण है 10, तो एक हिस्सा कहेगा 10/2 माने 5, दूसरा हिस्सा भी कहेगा 10/2। एम आई राइट। तो हमने क्या किया कि यहां से देखा कि आर तो दिया है, आर को तो लेना ही, आर के रूप में क्या करना, इस भुजा को। तो मैंने देखा इस कोण से संबंध देखे, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा, हमेशा जान लें त्रिभुज की सबसे लंबी, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, या 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। मेरे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति में देखिएगा। तो ये तो कर्ण तो फिक्स है, यहाँ भी आर है और इसके सामने ये भी आर है। अब आपको इस भुजा के बारे में ज्ञात करना चाहते हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। पता है कि नहीं, नोटिस कर दिए, त्रिभुज कोण के सामने भुजा। त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति में पढ़ा चुका हूं, मेरी वीडियो पर अवेलेबल है, आपको देखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि सामने भुजा वाला कहलाती क्या, कोण, कर्ण क्या कहते, सॉरी लंब क्या कहलाती, लंब। ये वाली भुजा क्या है, कर्ण। ना कर्ण कैसे, 90 अंश के सामने की परमानेंट भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण लंब में क्या संबंध है, थीटा। तो लंब कहलाएगी बी और आपका कर्ण कहलाएगी आर। वैल्यू का निकालनी है आपको बी की, आर आ जाएगा, आर साइन थीटा बटे 2 = एक पहली वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। पहली वैल्यू प्राप्त हो गई, बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब बी और बी जोड़ देंगे तो 2 बी है, तो यहाँ पे 2 बी का मान आ जाएगा, दुगना आ जाएगा। बी से दुगना है तो दुगना आ जाएगा, ठीक। वो बाद में देखते हैं। दूसरी चीज क्या है, अब आपको इस भुजा को निकालना है। तो जो भुजा चाहे साइड से निकाल लो, चाहे साइड से। अब यहाँ पे खड़े होकर देखिए, जो 10 भुजा होती है, इस भुजा को क्या कहते हैं भाई, कोण जो है तो कौन सी कहेंगे, कौन सी भुजा है ये भाई, 3 भुजा होती है भैया, आप भूल रहे, 1 3 भाई 90 अंश के सामने कीजिए तो कर्ण पक्की होगी। कोण के सामने भुजा क्या होगी, लंब। दूसरी भुजा कौन सी कहलाएगी, आधार। सीधी भुजा कहलाएगी आधार। तो आधार जो है वो जो कौन सी भुजा का, आधार कर्ण में क्या अनुपात रहता है, कॉस का अनुपात रहता है। भूल रहे आप लोग, कॉस होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कंफ्यूजन मत होइए, cos θ/2 बराबर आधार बटे कर्ण। आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होने की आवश्यकता है। आधार क्या है आपकी, L, कर्ण क्या है आपकी, R, और ये कितना है, cos θ। R L का मान निकालना है तो R का गुणा कर देंगे, R cos θ बराबर L। ये दूसरा 2 नहीं आएगा, L बराबर क्या आ जाएगा, R का गुणा कर देंगे, R cos θ। 2 तो कब आएगा, अब भुजा पहले बी थी, पूरी भुजा कितनी कहलाएगी, 2 बी। भाई पूरी भुजा क्या कर, भाई हमें क्या कैसे ज्ञात करना, 1/2 और पूरी भुजा का ज्ञात करना। तो पूरी भुजा क्या कहलाएगी, दुगनी। तो यहाँ पे बी की दुगनी आ जाएगी। तो जब बी बराबर कितना है, तो 2b बराबर क्या कहलाएगा, 2r sin θ/2। आपको निकालना नहीं है, आपको सीखना नहीं, मैं आपको निकालना बता रहा हूँ सूत्र। आप केवल सूत्र ही याद रखिएगा, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आखिर हम सूत्र बता रहे हैं, तो कहां से निकाल के ला रहे हैं भाई, किताब में तो सूत्र नहीं मिल रहा, मॉडल में सूत्र नहीं मिल रहा, तो आखिर सब सूत्र कहां से लिखवा रहा है, कहां से निकाल के ला रहा है। तो हमारे लिए कठिन काम है, तो उस कठिन काम को बहुत सरल करना चाहता हूं मैं, सूत्र बना के आपको दे दूंगा और सूत्र का उपयोग करके आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर समझ में, थोड़ा कठिन है लेकिन सरल। आपने देखा कि त्रिभुज यहां से निकल के आ गया था, त्रिभुज का यहाँ कोण था, वो था आपका थीटा। दोनों भुजाएं आपकी बराबर थी। यहाँ से जब हमने रेखा डाली तो ये 90 अंश का कोण बनाती है, तो 90 अंश के कोण में पाइथागोरस से प्रमेय लग जाती है। इसमें हम कहते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है कर्ण, जिसे कहते हैं आर, ए भी आर है, ए भी आर है। जी कोण के सामने भुजा को लगती लंब, लंब कर्ण में संबंध होता है साइन का।
तो साइन से निकाल लिया हमने कहा बी का, बी बराबर क्या आ गया आर साइन थीटा बटे 2। अब हमने बात निकाली का है कि इसके लिए आपको तो 2b क्या हो जाएगा भाई, बी इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक तो b हमारी, तो जे भी आपका b है तो b कितना लगा 2b, तो पूरी भुजा क्या कहलाएगी 2b बराबर 2r sin थीटा बटे 2। और उसी प्रकार से हमने इसको l को वैल्यू निकाली, यहाँ cos का समान था तो cos थीटा बराबर था l बटे r, इसका सूत्र निकल के आ गया हमारा l का sin का गुणा हमने यहाँ पे कर दिया तो r cos थीटा बराबर l। इस प्रकार से हमें दोनों चीज प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं आप तीसरे राइट। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, जिसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आ गया 1/2 और लंब गुणे आधा, तो 1/2 तो आपका हो जाएगा, लंब माने क्या लाएगा l गुणे b। अभी एक पिछली बार आपने देख रखा था l और b की क्या वैल्यू थी, तो 1/2 l की वैल्यू आपकी थी r cos थीटा बटे 2 और b की वैल्यू थी आपको माना था 2r sin थीटा बटे 2। अब इनको आप मैनेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बटे 2। देखिए r और r का गुणा होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा नहीं, एक r जे r स्क्वायर बटे 2। इसको 2 को मत काटिए, दो जरूरत पर 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। चूंकि ये आपके कोर्स में सूत्र नहीं है 2 sin a cos b, ये जान लीजिए 2 sin a cos b, ये सूत्र होता है sin 2a का सूत्र होता है। sin 2a का सूत्र क्या होता है, चूंकि कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये नोटिस कर लीजिएगा sin 2a बराबर 2 sin a cos b या 2 sin a cos a, क्योंकि a है sin a cos a। तो अगर हम बात करेंगे थीटा बटे 2 की बात करेंगे तो थीटा बटे 2 का दुगुना क्या होगा, आधे का दुगुना क्या होता है 1। तो आपकी जो पूरी वैल्यू है तो मतलब हम इसको कह सकते हैं sin, अगर a की वैल्यू कहेंगे तो आ जाएगा 2 sin a बटे 2 और cos a बटे 2। ये दो सूत्र आप कहीं ना कहीं अपना नोटिस कर लेंगे स्टूडेंट, हमारे 2 sin a cos a बराबर होता sin 2a, और अगर हम sin a की बात करेंगे तो 2 sin a बटे 2 और cos a बटे 2। तो आपने क्या देखा 2 sin a बटे 2 और cos a बटे 2, तो क्या लगा 2a क्या लगा, 2a का मान क्या लगा 1 माने sin a। इस दोनों सूत्रों को आप कहीं ना कहीं नोटेड डाउन कर लें, और नोटेड डाउन करने के बाद हम आगे पर चलना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम काम करेंगे तो सूत्र जैसे मैंने बताया है r स्क्वायर बटे 2, ये क्या कहलाएगा 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, तो क्या आएगा sin थीटा। बताया ना भैया, हमने आपको दोनों सूत्र बताए थे 2 sin a बटे 2 cos a बटे 2, तो क्या लाएगा sin a का सूत्र होता है। तो यहाँ पे a था, थीटा की जगह चूंकि थीटा जाएगा, जिसका सूत्र आ गया तैयार हो गया। आप इसको कहीं ना कहीं ध्यान में, आपके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया उसका सूत्र क्या आ गया है r स्क्वायर बटे 2 sin थीटा। यहाँ लिख दो मैं r स्क्वायर बटे 2 sin थीटा। अब आप पूरी वैल्यू लिख लें। वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं, बिगाड़ने के बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे। टॉपिक पे क्या लिखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र क्या था, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाला था r स्क्वायर बटे 2 और sin थीटा। Am I right? अब आपको क्या करना है, जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल लें। यहाँ देखिए दोनों में क्या बाहर निकल रहा, r स्क्वायर बाहर निकल रहा, r स्क्वायर निकालना, r स्क्वायर बाहर आ गया तो बचेगा पाई थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बाहर आ गया तो sin थीटा बटे जो होता है इसको कहते हैं वर्ग sin वर्ग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सूत्र निकल के आपका आ गया है। किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर थीटा दिया हो, थीटा माने में कह दिया 60 दिया हो, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें सवाल में यही चीज लिखी थी, सवाल में ये बात लिखी थी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कहलाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब आपको सीधा सूत्र क्या लगाना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस sin थीटा बटे 2, सीधा आपका सूत्र निकल आया। अब आपको बहुत लंबा चलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन कहीं किताब में नहीं था तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था पहले, और उसको मैंने आज डेरिवेटेड करा दिया और इस तरह से आपको निकल के आ गया। कोई भी कोण पूछा जाए तो दोनों कोण आप करिए करना है। कल फिर हमारी नई शुरुआत होगी, अगली वाली प्रश्नावली जो 12 दिसंबर शायद 2 थी तो वो 2 स्टार्ट होगी। जब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आई एम सेइंग टू एवरी पर्सन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।